नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। 54 पार्ट अभी तक पढ़े हैं। पार्ट नंबर 54 इम्पोर्टेंट, जिसमें सभी संधियों का अभ्यास हमने वहाँ पर किया है। तीनों प्रकार की संधियों का अभ्यास किया है। आज हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण की, और संज्ञा प्रकरण में भी इत संज्ञा क्या होती है, कौन कौन से सूत्र होते हैं जो इत संज्ञा करते हैं और किस तरीके से इत संज्ञा हमारी होती है। इत संज्ञा यानी संज्ञा का जो टॉपिक है हमारे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों लेवल पर संस्कृत में आता है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो बोर्ड पे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी संज्ञा प्रकरण की। तो संज्ञा प्रकरण, संज्ञा किसे कहते हैं, तीसरी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जो नाम है उस ही को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका नाम है चौक, तो इसकी संज्ञा क्या हुई, इसकी संज्ञा हुई चौक। यहाँ पे इसकी संज्ञा श्याम पट्ट है। इसी तरह से जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ एक शब्द आएंगे, तो उन शब्दों की भी अपनी संज्ञा है। उसको आज हम देखते हैं कि वो शब्द जो नाम आया उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, वही उसकी संज्ञा होगी। तो सबसे पहले देखो अक्षरम, यानी हम बोलते हैं अक्षर, तो अक्षर क्या चीज है, अक्षर किसकी संज्ञा है, यानी किसका नाम अक्षर है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र आता है श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम, कि जो हमारी सुनने की इंद्रिय है उसके द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है उसी का नाम अक्षर है। और भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा की, उसी को हम वर्ण कहते हैं, उसी को हम अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसी का नाम अक्षर है। श्रवण इंद्रिय ग्राह्यम ज्ञानम अक्षरम, सुनने की इंद्रिय से जो ग्रहण होता है उसी का नाम अक्षर है। ये दो प्रकार के होते हैं अक्षर, यानी वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं उसमें दो तरह के वर्ण होते हैं हमारे पास, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 वहाँ शुरुआत में हमने पढ़े हैं। थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनको बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। जबकि व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में हमको स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। हो सकता है एक साथ 2-3 व्यंजन आ जाए, लेकिन उसके बाद में हमको स्वर की जरूरत होगी, या पहले स्वर लगा ले बाद में हमको व्यंजन लगाना हो, यानी कि स्वर इसके साथ में जरूर आएगा, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्वर और व्यंजन की बात। स्वर और व्यंजन पूरी वर्णमाला में कितने होते हैं, इसके अलग अलग चीजें हैं। 43 से लेकर के 42 से लेकर के और 64 तक इनके वर्णों का विस्तार हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते आए हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वहां पे आप देख लेना। पहला हमारा संज्ञा था अक्षरम, तो अक्षर हमारे समझ में आ गया, श्रवण इंद्रिय ग्राह्यम ज्ञानम अक्षरम। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं इत संज्ञा, कि भाई इत संज्ञा क्या होती है, किन किन सूत्रों से इत संज्ञा होती है, किस चीज की संज्ञा इत होगी, और फिर इत संज्ञा का काम क्या होता है, वो हम सभी सूत्रों के अंदर पढ़ते हैं कि इत संज्ञा जिसकी होती है तस्य लोप है, सूत्र से उसका लोप हो जाता है। लोप क्या होता है उसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे, पहले हम समझते हैं इत संज्ञा किन किन सूत्रों से होती है। तो नंबर 1 समझ लो, इत संज्ञा करने के हमारे संस्कृत व्याकरण में 6 सूत्र है, पूरे 6 सूत्र जो हमारे संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा करते हैं। कौन कौन से हैं, उसमें से पहला सूत्र हमने यहाँ पे रखा है हलंत्यम। हलंत्यम, इसमें स्वयं में ही 2 चीजें आ रही है, नंबर 1 हल और नंबर 2 अंत्यम। तो सीधी भाषा में समझ लो, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, यानी जो अंतिम हल है, हल का मतलब व्यंजन, जो अंतिम व्यंजन है उसको हम इत संज्ञा कहते हैं, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब अंतिम हल किस चीज का हो, तो यहाँ कह रहा है उपदेश अंतिम हल इत स्यात्, उपदेश का अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। अब नई बात आ गई कि भाई ये उपदेश क्या होता है, तो उपदेश के अंदर हमारे पास ये 9 पाठ होते हैं। कौन कौन से 9 पाठ हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो उपदेश किसे कहते हैं, धातु, सूत्र,
गण, उणादि, लिंगानुशासन, वार्तिक, प्रत्यय, आगम और आदेश। ये 9 टॉपिक हैं, ये 9 चीजें हैं। इनके अंदर जो 9 तरह के शब्द आएंगे उसमें यदि अंतिम वर्ण हलंत है यानी व्यंजन है, हल है, तो उसकी इत संज्ञा होगी। कैसे? देखो जैसे धातु है, तो धातु जो कोई भी होती है तो वहां धातु के अंदर अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तो उसका इत संज्ञा उसकी होती है। दूसरा सूत्र, जैसे हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा अयुणादि, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे धा धातु है, डूधाएं इसका मूल शब्द होता है, डूधाएं, यह जो अंत में आया वो इत संज्ञक होता है, अर्थात हलंत होता है, उसकी इत संज्ञा होती है, तो वो हो गया धातु। सूत्र जैसे हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं अयुण, तो इसमें अंतिम जो वर्ण था ण, हलंत था, व्यंजन था, तो उसकी भी यहाँ पर इत संज्ञा होती है। उसके बाद में हम गण पढ़ते हैं, इस गण जो आते हैं वो धातु के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे उणादि गण, दिवादि गण, चुरादि गण। तो यहाँ चुर जैसे धातु आई तो वहां पे जो अंतिम वर्ण हलंत था उसकी भी इत संज्ञा होती है। ऐसे ही उणादि गणित पाठ होते हैं, जैसे हमारे धातु रूपों में ही इनका भी गण होता है, उणादि जो उण से चालू होने वाले होते हैं वो, उनमें भी अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो उसकी इत संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखो लिंगानुशासन। लिंगानुशासन व्याकरण का ही रूप होता है, तो व्याकरण के जो शब्द आते हैं जिनमें अंतिम वर्ण हलंत हो उनकी भी यहाँ इत संज्ञा होती है। उसके बाद है वार्तिक। कात्यायन के द्वारा हमारे 3 ऋषि हुए व्याकरण के, जिनमें कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं, और वहाँ वार्तिकों के अंदर सूत्रों में, गणों में जो भी अंत में हलंत आता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। उसके बाद प्रत्यय आप सभी पढ़ते हो, प्रत्यय में अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो उसकी भी इत संज्ञा होती है। जैसे हम पढ़ते हैं इक्तय प्रत्यय पढ़ते हैं, इक्तय वतु प्रत्यय पढ़ते हैं, इनमें अंत में व्यंजन नहीं होता है, स्वर होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे प्रत्यय हैं जिनको बाद में तव्यत प्रत्यय, जैसे अनियर प्रत्यय है, इनमें अंत में व्यंजन वर्ण है तो वहां व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद है आगम। देखो आगम, आदेश, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। जब हम संधि पढ़ रहे वहां भी हमने चर्चा इसकी की थी। आगम होता है 2 वर्णों के बीच में आ जाता है, यानी किसी भी वर्ण को इफेक्ट नहीं करता, उनको हटाता नहीं है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं आदेश। आगम जैसे तुक का आगम हो गया, पुक का आगम हो गया, और बहुत से आगम होते हैं धातुओं में प्रत्यय के बीच में आ जाते हैं। तो वहां भी यदि उस आगम जो शब्द आया, बीच में जो शब्द आया, जैसे तुक आया, तो उसमें कै की इत संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद है आदेश। आदेश होता है एक वर्ण को या एक वर्ण समूह को हटा करके दूसरा वर्ण या दूसरा वर्ण समूह आ जाता है, उसमें भी अंतिम वर्ण जो होगा वो यदि व्यंजन है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये 9 शब्द होते हैं, उपदेश होते हैं, धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंगानुशासन, वार्तिक, प्रत्यय, आगम और आदेश। इन 9 शब्दों में भी, अर्थात यहाँ पे जो जो शब्द आते हैं उनमें अंतिम वर्ण यदि व्यंजन होगा तो उसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। उपदेश का अंतिम हल इत संज्ञक होता है, आखिरी वाले हल की इत संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है इत संज्ञा का, उपदेशे अच अनुनासिक इत। देखो पहला सूत्र था हलंत्यम, दूसरा सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत। ये सूत्र भी क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में यदि अच है, और अच कैसा है, अनुनासिक है, तो उस अच की भी इत संज्ञा होगी, अर्थात स्वर की भी इत संज्ञा यहाँ पे होगी। वहां व्यंजन की इत संज्ञा हुई थी, यहाँ पे स्वर की इत संज्ञा होगी, लेकिन स्वर कैसा होगा, अनुनासिक। अब दूसरी बात सुनो, पाणिनि ने जब ग्रंथ लिखा उस समय उन्होंने जहां जहां अनुनासिक वर्ण था उपदेश अवस्था में, उन 9 चीजों में, तो वहां पर चंद्र बिंदु लगाया था अनुनासिक के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो सब चलन से बाहर हो गया, और अब वर्तमान में प्रतिज्ञा से ही हमें चंद्र बिंदु जहां जहां था वहां वहां मान करके उसे अनुनासिक मानते हुए इस सूत्र को प्रविष्ट करना होता है। जैसे सुप प्रत्यय होता है तो वहां पर भी सु जो प्रत्यय होता है वहां अनुस्वार मान करके, अनुनासिक मान करके, और वहां ऊ की इत संज्ञा की जाती है। देखो
उपदेश के अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अच का मतलब होता है स्वर। उपदेश अवस्था में यदि कोई स्वर है अनुनासिक तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। जैसे सू में यहाँ से बच गया, ऊ की इत संज्ञा हो गई। तो तीसरे नंबर का सूत्र है चुटू। चुटू सूत्र में दो वर्ण यहाँ पर है, चू और टू। तो चुटू में चू का मतलब चैवर्ग, टू का मतलब टैवर्ग। चैवर्ग और टैवर्ग की इत संज्ञा होती है, लेकिन कब होती है? प्रत्यय के आदि में। यानी जब कोई प्रत्यय हो और उसका पहला जो वर्ण है चैवर्ग या टैवर्ग में से कोई सा भी हो, तो उस जगह पर उस पहले चैवर्ग या टैवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे जस प्रत्यय आता है, जस सु औ जस प्रथम विभक्ति के तृतीया प्रथम विभक्ति के बहुवचन में, तो यहाँ जस आता है। जस में पहला जो वर्ण था चैवर्ग है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है चुटू सूत्र से। चौथे नंबर का सूत्र है लशक्व तद्धिते। ये सूत्र क्या कहता है? अतद्धिते, यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर। तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जब प्रत्यय की कक्षा हम लेंगे वहां मूल रूप से प्रत्यय दो ही तरह के होते हैं, हालांकि उनके 5 भेद अलग से किए गए हैं। दो होते हैं, एक तद्धित और एक कृत। तो तद्धित क्या होते हैं और कृत क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो। कृत प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। तो यह कह रहा है कि जो अन्य शब्दों को छोड़ के, तद्धित को छोड़ के, अर्थात जो प्रत्यय तद्धित को छोड़ करके लगते हैं, शब्दों को विशेषणों को छोड़ के, अर्थात जो धातु के साथ लगते हैं, उन प्रत्ययों में पहला अक्षर ल, श और कु माने कैवर्ग, अर्थात ल, श या कैवर्ग हो तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। कब? तद्धित से अलग प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण की। उसके बाद 5वां सूत्र कहता है श प्रत्ययस्य। ये कहता है कि यदि किसी भी प्रत्यय में, चाहे वो तद्धित हो चाहे अतद्धित हो, पहला वर्ण यदि श है, षटकोण वाला श, मूर्धन्य श है, तो उसका भी यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा छठा सूत्र, अंतिम सूत्र है आदिर ये टुड़व। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रत्यय के आदि में प्रत्यय का पहला अक्षर ये टू डू, सॉरी प्रत्यय का नहीं है, धातु का है, धातु का पहला अक्षर ये टू या डू हो तो उसकी भी इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट सूत्र हमारा, पहला था इत संज्ञा, दूसरा है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा क्या होती है उसको समझ लेते हैं हम। लोप क्या होता है? तो लोप के भी दो सूत्र यहाँ हम पढ़ते हैं और इसमें बहुत से छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब पूछा जाता है। नंबर 1 होता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र और नंबर दूसरा होता है लोप विधायक सूत्र, कि कौन सा सूत्र तो लोप को बता रहा है और कौन सा सूत्र लोप कर रहा है। तो भाई यही दो फर्क हैं, उसको समझ लो। लोप संज्ञा विधायक सूत्र होता है अदर्शनम लोप है, मतलब लोप कहते किसको है तो वो तो होगा संज्ञा विधायक सूत्र। और लोप होता कैसे, कैसे करता है, कौन सा सूत्र करता है, वो कहलाएगा लोप विधायक सूत्र। तो लोप संज्ञा सूत्र है अदर्शनम लोप है। इसका मैंने लिखा नहीं, डिटेल बता देता हूं, आप समझ लीजिए। अदर्शनम माने जो दिखाई नहीं दे, लोप है वो लोप कहलाता है। कोई भी चीज है वो है तो सही लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे अभी हवा में कोई हवाई जहाज जा रहा हो, हम उसको देखते हैं, हवाई जहाज है, उसके बाद धीरे धीरे देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो क्या वहां पर हवाई जहाज नहीं है? हवाई जहाज है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसी का नाम लोप है। हवाई जहाज की आवाज हमको सुनाई दे रही है, धीरे 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 वो आवाज गायब हो जाएगी, हमको सुनाई नहीं देगी। तो क्या वो आवाज गायब हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई क्या? नहीं, वो है तो सही लेकिन हमें सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा, इसी का नाम लोप है। तो ये तो था लोप संज्ञा। दूसरा लोप विधायक सूत्र बिल्कुल छोटा सा है, तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। तस्य माने उसका, लोप है माने लोप हो जाता है। किसका? पिछले सूत्र से जोड़ो, इत संज्ञक का।
जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई तस्य लोप है सूत्र से, उस वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात उसको हटा दिया जाता है, लिखा नहीं जाता, उसकी वैल्यू बराबर होती है लेकिन उसको सूत्र में कहीं पर भी रखा नहीं जाता है। आज की कक्षा में यहीं तक, नेक्स्ट कक्षा में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए